मेरा खुद का जो फेक आईडी बना दिया, फिर उनसे पैसा मांगने की कोशिश किया। तो अंकुश मिश्रा सर की टीम ने ही सिम कार्ड पकड़े हैं काफी। यस, हजारों में। क्राइम बहुत छोटी छोटी बात के लिए मर्डर आता है। एक बार तो एक साइकिल और घड़ी छीनने के लिए मार दिया। पावर बैंक ऐप घोटाला था जो 1500 करोड़ का था। पावर या गैंग नहीं होता है, वो तो ब्लाइंडली मार के लाया। वो आइडिया नहीं था पुलिस के पीछे अफ्रीकन क्रिमिनल था और एक औरत को यूज कर रहे थे चैट बात कराने के लिए। डीजीपी के साथ ही लोग क्राइम कर ले रहे हैं, तो फिर ये किसको बख्शेंगे? Hello everyone. Today we have 11 DGP of Uttarakhand, IPS Ashok Kumar sir. Hello sir, welcome to Arya Talks. हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया जी। सर, as a DGP of Uttarakhand, how you tackle cyber crimes? देखिए, साइबर क्राइम तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है, पहली पॉइंट, क्योंकि इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और पुलिस की कैपेसिटी इतनी बनी नहीं है अभी तक जी। फिर भी हमने पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रयास किए। एक थाना मेरे से पहले खोला हुआ था स्टेट गवर्नमेंट ने, एक थाना हमने अपने टाइम में खुलवाया, तो 2 साइबर थाने स्टेट में हो गया, तो मैन पावर थोड़ा डबल हुआ। जितने नॉर्मल थाने जो हमारे 160 प्लस हैं, उन सब में साइबर ट्रेंड पर्सनल को जो है कोशिश किया कि हर थाने में 2-2 लोग कम से कम साइबर ट्रेंड हो। हर जिले में साइबर सेल खोले, जिससे कि हर जिले में उसकी भी कैपेबिलिटी बने, क्योंकि तो स्टेट लेवल की कैपेबिलिटी है। जो 2 साइबर थाने खुल गए, उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट स्टाफ रहता है, किंतु जिलों के जो साइबर सेल हैं उसमें भी हमने स्टाफ को ट्रेन किया, जिससे हर जिले की अपनी साइबर क्राइम को हैंडल करने की, डील करने की कैपेसिटी बने। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल बोलेंगे जिसे, कैपेसिटी बिल्डिंग के हमने स्टेप्स उठाए और फिर कॉम्पिटेंट लोगों को इनमें पोस्ट किया, उनको रेगुलर ट्रेनिंग दिया, उनको मतलब उसकी स्किल्स को एनहांस किया। और एक हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर निकल करके आए, अंकुश मिश्रा जी सर। जो नए डिप्टी एसपी थे, उन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, तो वो इतने धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गए कि मेरे ख्याल से देश के जो बेस्ट केसेज हैं वो उत्तराखंड पुलिस ने क्रैक किए हैं पिछले 3 सालों में। अभी सर रिसेंट में भी तो अंकुश मिश्रा सर की टीम ने ही सिम कार्ड पकड़े हैं काफी। यस, हजारों में। एक रिकॉर्ड बनाया इंडिया का काफी बड़ा। यस, मैंने कहा ना, हजार सिम कार्ड पकड़े हैं। जी। और जो पावर बैंक ऐप घोटाला था जो 1500 करोड़ का था, जिसके बैक पे चाइनीज लोग थे और जो 15 दिन में पैसा डबल करने का झांसा देते थे, उस केस को भी हमने खोला। सबसे पहले हमने उसे क्रैक किया, अंकुश मिश्रा की टीम ने। दिस इज ग्रेट सर। तो मतलब आपकी टीम खाली नॉर्मल साइबर क्राइम्स के साथ नहीं डील करती, जो नेक्स्ट लेवल के साइबर क्राइम्स है उनके साथ भी डील करती है। यस, उसका मैं क्रेडिट सारा हमारी इस आदमी को देता हूँ, अंकुश मिश्रा को। नॉर्मल तो करते ही हमारी टीम, बट जो बहुत ही हाई लेवल के उनको भी हमने क्रैक किया है। इवन सर अंकुश मिश्रा सर के साथ एक डिस्कशन हुआ था हमारा आर्या टॉक्स का ही, जिसमें उन्होंने अब पूरा क्रेडिट आपको दिया है और आप उनको क्रेडिट दे रहे हो। क्योंकि देखिए, तो टीम वर्क है। मैं अगर अपनी उसको जो है टीम को मोटिवेट नहीं करूंगा तो फिर मेरी टीम अच्छी नहीं बनेगी ना। और वो इंटरेस्टेड है, सबसे बड़ी बात है। इंस्पेक्टर लेवल पे कोई रहना नहीं चाहता जी साइबर क्राइम में, और इंस्पेक्टर आयु है IT एक्ट के हिसाब से जी। तो मुझे डिप्टी एसपी रैंक पे एक विलिंग आदमी मिला, कॉम्पिटेंट आदमी मिला, जिसने देश भर के बेस्ट केसेस को वर्कआउट किया, तो इससे अच्छा और क्या होगा। ये तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मोटिवेशन पॉइंट भी है जो आपने अभी दिया है कि पूरा जो श्रेय है वो टीम को देना चाहिए जी। तो सर अभी वैसे उत्तराखंड में किस टाइप के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं? सभी तरह के। देखिए, जो साइबर क्राइम है ना, वो एरिया स्पेसिफिक नहीं होता, क्योंकि साइबर क्रिमिनल को क्या मतलब, आप उत्तराखंड में बैठे हो कि तमिलनाडु में बैठे हो जी, कि हिमाचल में बैठे हो कि दिल्ली में बैठे हो, वो तो उसको तो नंबर मिल गया, कहीं से नंबर खरीद लिया, ठीक है ना, जो डार्क वेब पे बिकते हैं जी, और बस कॉलिंग शुरू। उसे क्या मतलब, कहाँ जो जिसको फिजिकल क्राइम करना है उसे पता लगाना ना, कहाँ हटा है आदमी, विक्टिम कहाँ है, टारगेट कहाँ है, कहाँ मर्डर करना है, कहाँ लूट करनी है, उसको उसकी रैकी भी करनी पड़ती है। इनको कुछ नहीं करना है, इनको तो नंबर मिला ऑनलाइन। तो इसलिए उत्तराखंड में भी सब वो क्राइम हो रहे हैं जो पूरे देश में हो रहे हैं।
ठीक है ना, वही ट्रेंड है, सेम ट्रेंड है, कॉमन ट्रेंड। सर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स उत्तराखंड गवर्नमेंट के या उत्तराखंड पुलिस के जो बाकी सारी स्टेट से कुछ अलग हो? हमने कुछ ऐसी कोशिशें की, क्योंकि जिला लेवल पे टीमें जाती थी बाहर, सक्सेस नहीं होती थी, 5-6 लोग जाते थे। तो वहाँ तो पूरे के पूरा गांव यही कर रहा होता, जामताड़ा में, मेवात में। तो हमने क्या किया, 5-5, 6-6 जिलों की टीम बनाई, 25-30 लोगों की जी। एक साथ भेजा, जिससे पुलिस टीम भी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उनको सफलता ज्यादा मिली। ठीक है, तो ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा रहा। और दूसरा जो हमारा ओवरऑल साइबर थाना स्टेट का जो साइबर पुलिस स्टेशन है देहरादून में जो है, उसमें हमने कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग, और उसको हमने 7 लाख प्लस के केसेस दिए थे कि 7 लाख से ज्यादा का फ्रॉड हो या अदरवाइज इम्पोर्टेंट हो। तो उसने चुन चुन करके जो बड़े क्राइम थे उनके पीछे टारगेट लगा करके, मतलब एकदम वर्कआउट करना ही है। मतलब किसी में 6-6 महीना भी लग जाता है जाने, कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आती है, जैसे मेरी किताब साइबर एनकाउंटर में आप देखेंगे जी। तो पर वो उसको आखिरी दम तक छोड़ा नहीं, मतलब उसको हमने प्रेस्टीज इशू बना लिया कि केस क्रैक करना ही करना है। तो वो तब जाके सफलता मिलती है, क्योंकि वो आदमने मन से तो होता ही नहीं। राइट। आप देखेंगे 95% पुलिस वाले तो टाल मटोल करते हैं। नॉर्मल थाने में चले जाएंगे, कहेंगे हमारा काम नहीं, काम तो आपका है जी, आपकी भी ड्यूटी है, नॉर्मल थाने की भी ड्यूटी है साइबर क्राइम को लिखना, FIR लिखना, वर्कआउट करना, नहीं करते वो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत चाहिए, आसानी से केस वर्कआउट नहीं होते हैं। सर ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि एज अ DGP आप एक्सेप्ट कर रहे वाला पॉइंट कि पुलिस खुद काम नहीं करती है। नहीं, मैंने कारण बताया ना जी। राइट। तो उसके पास नहीं तो इतना टाइम है, दूसरे 10 चीजों में व्यस्त है, वो दूसरे 50 क्राइम है, लॉ एंड ऑर्डर है, VIP ड्यूटीज हैं, मेले ठेले हैं, 50 काम है, तो उसमें साइबर क्राइम के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। उसको कि इसमें तो बहुत डेडिकेटेड टाइम चाहिए, यानी कितने कितने दिन तक डेरा डाल के पड़े रहते हैं हम लोग, कितना कितना परसू करते हैं, तब जाकर के रिजल्ट आते हैं। तो वो आम पुलिस जो है टाल मटोल की इसकी टेंडेंसी रहती रही, उत्तराखंड के पूरे देश की बात कर रहा हूँ जी जी जी। तो क्योंकि इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। राइट। बट सर मुझे अभी थोड़ी सी कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि यू आर द बेस्ट मोटिवेशनल पर्सन इन द पुलिस डिपार्टमेंट, जो अपने पुलिस डिपार्टमेंट को टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहे कि हमें काम करना है। क्योंकि हमने तो साइबर वॉरियर्स भी खड़े करे पब्लिक में से भी जी, और डिजिटल वॉलंटियर्स भी खड़े करे जो हमारा साथ दे, जो कि कई बार ये लोग इनके जो वो है ना रिपोर्टिंग करानी पड़ती है जी, अकाउंट फेक अकाउंट खोल दिए, फेक आईडीज बना दी, तो वो खट पब्लिक वॉलंटियर्स भी काम आ जाते हैं ना फिर उसमें। यस सर, क्योंकि डिफरेंट आईडी से रिपोर्ट हो रहा है केस तो हाँ जी सर। तो हमने ये सारे दोनों इनिशिएटिव और लिए, मतलब एक डिजिटल वॉलंटियर्स, एक साइबर वॉरियर्स। अमेजिंग सर। सर कोई आपका ऐसा केस बताओ साइबर क्राइम से रिगार्डिंग जिसमें काफी टाइम लगा और काफी आपकी मेहनत लगी हो, आपकी टीम की, जिसमें मतलब आपको इंटरेस्टिंग भी लगा और आपको लगा हो कि ये तो क्रैक करना ही करना है। अरे यार मेरा खुद का जो फेक आईडी बना दिया। अच्छा। हाँ, तो उसको हमने सबसे बड़ा चैलेंज के रूप में लिया। मतलब आप स्टेट के DGP की एक फेक आईडी बना दिया, अशोक कुमार करके, दूसरी फोटो सब मेरे लगा दिया, और फिर उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, लोगों को भेजने की कोशिश किया, फिर उनसे पैसा मांगने का कोशिश किया। तो वो तो उनको शक हो गया कि DGP साहब तो ऑनेस्ट आदमी है, उनको पैसे से क्या मतलब, क्यों मांग रहे हैं, 10,000 20,000 DGP क्यों मांगेंगे। राइट। तो उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैंने कहा यार ये फेक है, इमीडिएटली रिपोर्ट करो, और एक बंदा तैयार भी हो गया, उसने FIR कराओ इसकी। अच्छा। हाँ, तो साइबर थाने में FIR हो गई। अब कहानी वही कि इसको जो है वर्कआउट करना आसान नहीं है, जैसे मैंने कहा जी, मैंने कहा ये तो प्रेस्टीज इशू है। अगर कोई क्रिमिनल DGP के अगेंस्ट या DGP के नाम पे क्राइम कर जाए जी, हैं, तो उसको तो वर्कआउट करना हमारे लिए चैलेंज है। ये चुनौती के रूप में लो इसको। पूरी टीम हमारी डेरा डाल रही है मेवात में, मेवात के क्रिमिनल आइडेंटिफाई हो गए कि यहाँ के हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमें वहाँ रेड नहीं करने दिया पहले तो शुरुआती दौर में, पुलिस वालों ने, राजस्थान पुलिस, लोकल पुलिस को भी साथ लेना होता है ना जी, क्योंकि वो सोचते हैं भाई ज्यादा नंबर हमारे हो जाए तब करेंगे। इस बीच वो गायब हो गए, जो रियल क्रिमिनल थे वो गायब हो गए, उनको पता चल गया ये कहीं ना कहीं से सुराग लग जाता है। तो फिर हमें
समझ नहीं आया। उन्होंने कहा सर क्या वापस आए? मैंने कहा वापस तो बिल्कुल नहीं आना। उन्होंने कहा जहाँ वो गए हैं ट्रैक करिए। ट्रैक करते 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 हम लोग विशाखापट्टनम गए, फिर वो बैक हुए और वो वहाँ पे भी उन्होंने 5-7 दिन बिताया। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सेम डे बैक हो गया। तो उनको आइडिया नहीं था पुलिस उनके पीछे है, ठीक है ना। वो तो राजस्थान MP होके या विशाखापट्टनम साइड में निकल गए, तो पीछे हम लोग बिल्कुल पीछा कर रहे थे उनका, और फाइनली जो है हमने दबोच लिया उनको। तो ऐसे हैं सारे केसेस। साइबर एनकाउंटर किताब पढ़ो आप मेरी, इसमें 13 कहानी ले, सब 13 की 13 ऐसी हैं, सब ओरिजिनल है, ओरिजिनल रियल टफ केस। किसी के फेसबुक पे दोस्ती की, महिला मित्र बन के, वो भी लंदन की दिखाया अपने को, 97 लाख का फ्रॉड किया। 70 साल के आदमी से 97 लाख। बेचारा ऐसा जहाँ से मैं परेशान रहा हूँ, तो आखिरी तक जब तक पुलिस ने पकड़ा नहीं गया तब तक वो सोचता रहा कि इट्स वाज अ रियल विमन। ओह माय गॉड। हाँ, तो एक कौन अफ्रीकन क्रिमिनल था, और एक औरत को यूज कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट की चैट बात कराने के लिए। हाँ, सारा बताओ कैसे धोखे में रहते हैं बेचारे हमारे लोग। तो सारी कहानियां, हर एक केस में प्रॉब्लम क्या है ना, इतना पहले तो उनके डिजिटल फुटप्रिंट बहुत कम होते हैं जी। फिर किसी तरह पहुंचो तो पता चलता है वो सारे फेक निकलते हैं। बैंक अकाउंट हो, नंबर सब फेक आइडेंटिटी, सब फेक आईडी पे। वो बेचारा कोई मुंबई का मजदूर मिलेगा आपको कहीं का, उसके नाम से बैंक अकाउंट खुला हुआ है जी, तो वो उसको थोड़े पकड़ेंगे, वो तो रियल क्रिमिनल तो है नहीं। तो उससे तो पता करके हम आगे बढ़ जाते थे। तो डिजिटल फिजिकल सारे हथकंडे अपना करके केसेस वर्कआउट होते हैं। आसान नहीं है केस वर्कआउट करना, बहुत टफ है साइबर के केसेस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारा नॉर्मल पुलिस वाला तो इनको टाल मटोल में लगा रहता है। कि ये तो है सर। प्लस जैसे सर आपका अपना केस था जिसमें आपका फेक अकाउंट बनाया था, उसमें सर पेशेंस चाहिए होता है ना। जैसे आपको जब पता चला होगा कि वो टीम वहां से भाग गई है क्रिमिनल्स की, तो उसके बाद भी आपने पेशेंस रखा कि नहीं हम तो पकड़ेंगे, टीम वापस नहीं आएगी, टीम वापस नहीं आएगी, आप लगे रहो, पकड़ के लेके ही आएगी। फिर वो विशाखापट्टनम गए, फिर वहां से वापस आते हुए उनको पकड़ा। बड़ी बात ये है ना कि भाई इससे जनता का भी तो विश्वास हिल जाएगा जी, कि भाई DGP के साथ ही लोग क्राइम कर ले रहे हैं, तो फिर ये किसको बख्शेंगे। और उसको वो केस नहीं वर्कआउट हुआ तो फिर क्या। इसलिए मैंने उसको प्रेस्टीज इशू बनाया था कि इससे तो फिर हमारे पूरे साइबर क्षमता पे सवाल लग जाता। नहीं राइट। सर आपको मतलब बड़ी चुनौती थी एक प्रकार से जी। सर आप काफी सीनियर IPS ऑफिसर हो, और आप उस टाइम से उठ के आए हो जब फिजिकल क्राइम भी होता था, और अब आज करंट का टाइम में आपने साइबर क्राइम भी देखा है। तो मतलब मैं आपको एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ दोनों का, फिजिकल क्राइम्स का भी और साइबर क्राइम्स का भी। देखिए दोनों में मैं आपको बताता हूँ, हमने यूपी से शुरू किया जी, इलाहाबाद से, अलीगढ़ से, फिर शाहजहाँपुर, मैनपुरी, मथुरा, हरिद्वार, नैनीताल। तो फिजिकल क्राइम यूपी में बहुत ज़्यादा था। अब तो वहाँ भी कम हो गया है जी। उन दिनों में 90s में बहुत ज़्यादा था, और मर्डर हो, लूट हो, डकैती हो, चोरी हो, और इसका वर्कआउट रेट भी बहुत कम था। जो हमारे टाइम में मुझे याद है 30 से 35% के बीच वर्कआउट रेट होता था, और क्राइम बहुत छोटी छोटी बात के लिए मर्डर आते थे। यूपी में तो चलता ही है। अलीगढ़ और मैनपुरी में देखा बहुत छोटे छोटे। एक बार तो एक साइकिल और घड़ी छीनने के लिए मार दिया। मैंने कहा यार तुम ले जाते हैं सब, कितने मतलब पेन होते हैं ना, एक आदमी को जान ले ली। तो बहुत वो था। और क्राइम जो वर्कआउट होता था ना, वो मुखबिरी भी होता था, अंदाजे से होता था, मोडस ऑपरेंडी से होता था कि भाई इस तरह से घटना कौन करता है, कौन गैंग ऐसे डकैती डालता है, कौन गैंग ऐसे रोड होल्ड अप करता है। फिर अंदाजा लगाते थे कौन कौन गैंग अभी जेल में है, कौन बाहर है। कुछ जेल से इंटेलिजेंस लाते थे, मुखबिरी करते थे, जेल वाले भी बता देते थे कि ये काम उस गैंग का होगा, वहां से ऐसे ऐसे निकला होगा। तो इस तरह से, और ये जो हम मोडस ऑपरेंडी होता है ना, फिर अब बाद में हम वो बनाने लग गए कंप्यूटराइज स्केच क्रिमिनल्स के, ठीक है ना। शुरू में तो वो भी नहीं था, तो उससे अंदाजे लगाते थे, केस वर्कआउट करते थे। जो इसलिए कह रहा हूँ 1/3 32-33% का वर्कआउट रेट था। कंप्यूटर स्केच आने लगा, उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली, उससे फोटो जारी करते थे, स्केच जारी करते थे कि ऐसा है क्रिमिनल, फिर उसको दाढ़ी वाड़ी लगा के भी करते थे, ठीक है ना, जिससे कि वो भाई भेष बदल ले तो भी पहचान में आ जाए। उसके बाद हमें रियल हेल्प मिली जब मोबाइल आया, वहां से लोकेशंस मिलने लगे। यस, मोबाइल फोन आया, लोकेशंस प्लस उसकी
ए नंबर बी नंबर, मतलब वो किसके टच में है, वो जिनके टच में, वो किसके टच में है, कौन किसको कॉल कर रहा है, तो वो सारा गैंग इससे रियल में वर्कआउट हो जाता था। तो उससे साइंटिफिक काम ज्यादा हुआ और उससे रियल केसेस खुलने लगे। पहले वाले में संभावना रहती थी कि कहीं पब्लिक प्रेशर है और दरोगा जी को, एसएचओ को हटाओ, ये आंदोलन चलते ना, 7 दिन में वर्कआउट करो नहीं तो है, तो वो कई बार दबाव में झूठा भी खोल देते थे। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने देखा है इस बात को कि हमें एसपी को भी गोली दे देंगे, उसको भी कहीं एकदम रियल केस खोला है, बट बाद में पता चलेगा कोई दूसरा गैंग जब पकड़ लो कहता था हमने किया था, मतलब तो 1-8% केस ऐसे झूठे भी निकल आते थे क्योंकि उसे पब्लिक प्रेशर में अपने वो दिखाना था। हाँ, तो भाई नॉर्मली कोई भी गैंग हो, ऐसा नहीं कि वो लोग जिन पे खोलते थे वो क्रिमिनल नहीं होते थे जी। क्रिमिनल तो सारे हैं, कोई भी गैंग है 5-7 केस तो करेगा ना, तो उस पे 4 केस खोले, एक और डाल दिया, हाँ ठीक है, उसको प्रेशर में आके एक्सेप्ट कर लेगा, परंतु बाद में पता चला ये तो इस वाले ने उसने किया था क्योंकि वो कहीं और पकड़ा गया। हाँ। फिर वो बयान देता है कि मैंने वहां भी डाली थी डकैती, वहां भी डाली थी डकैती, तो उसमें वो पॉइंट्स बनते चले गए। पर ये वाली चीज बाद में खत्म हो गई जब साइबर क्राइम आया, जब से मोबाइल आया जी, मोबाइल आया, लोकेशन जाई, सीडीआर जाई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकालने लग गए हम, उससे हम लोग रियलिस्टिक होते गए, हमारा क्राइम का वर्कआउट रेट बढ़ गया, आपके प्रूफ्स बनते स्टार्ट हो गए। हाँ, अब मोबाइल के बाद क्रिमिनल के फायदे की नई चीज आ गई, व्हाट्सएप 2000 के बाद जी, बल्कि 2010 के आसपास जी, तो व्हाट्सएप ने उनकी चांदी कर दी क्रिमिनल्स की, हैं, उनकी बल्ले बल्ले हो गई समझ लो। व्हाट्सएप की सीडीआर नहीं निकलती, वो नहीं निकलती, व्हाट्सएप का वो लिसनिंग भी नहीं ले सकते, लिसनिंग ले सकते, पहले तो पूरा लिसनिंग भी ले लेते थे, पूरी बात चल रही होती थी, कहाँ से मारना है, कहाँ से चलना है, कौन कहाँ जाएगा, है ना, कौन सी गाड़ी यूज होगी, वो सब हमारे रिकॉर्ड में आ जाता था, हमारे पास लिसनिंग में आ जाता था। वो सारी सुविधा खत्म व्हाट्सएप आने के बाद जी, तो पुलिस के लिए नई चुनौती आ गई कि क्या करें, तो फिर हमने उस काम के लिए लकीली सीसीटीवी आ गया। जब से सीसीटीवी आया है क्राइम रेट का वर्कआउट मैक्सिमम हो गया हमारा। उत्तराखंड में डकैती 100%, लूट 88% और चोरी 70%, इतना हाई हो गया, मतलब इसके टॉप मोस्ट में से है। प्रॉपर्टी रिकवरी इंडिया नंबर 1 में रहे हम अभी उत्तराखंड में पिछले 3 साल, 67 से 70% के बीच है प्रॉपर्टी का रिकवरी, और जो मैंने वर्कआउट केसेस बताया 88-90 तक लूट का वर्कआउट है, जो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब सीसीटीवी की वजह से संभव हुआ। सीसीटीवी जब आ जाता ना तो हमें लीड मिलती चली जाती है, पर इसमें एक बात जरूर है, इसमें भी वही पेशेंस और परसिस्टेंस चाहिए। एक क्राइम मैंने कोट द्वार में डकैती हुई थी, क्रिमिनल खतौली साइड पे था, तो उसको वर्कआउट किया 1200 सीसीटीवी कैमरा, 1200 एक केस को वर्कआउट करने के लिए। तो इसलिए जो है सर, इसके लिए तो काफी बड़ी मैन पावर लगी होगी आपकी। मैन पावर लगी रहती है हमारी, जब प्रेस्टिजियस केस होते हैं तो लगी रहती है। कभी कभी तो हम मतलब 4-5 टीमें तो बिल्कुल नॉर्मल लगाते हैं किसी भी बड़े केस पे, हर टीम में 5-7 लोग हैं जी। तो और बड़े केस में 10-15 टीम भी लगती है। सर, जो सेंसिटिव केसेस होते हैं जैसे उनके लिए तो ऊपर से भी प्रेशर रहता है, उस प्रेशर के साथ कैसे काम करते हैं? देखिए, प्रेशर में मेरे विचार से कोई भी अच्छा पुलिस ऑफिसर अगर गंभीर केस हुआ है, संवेदनशील है, सनसनीखेज है, तो खुद ही अपनी ओर से काम करता है। ठीक है, तो जनता से प्रेशर तब आना चाहिए ना जब पुलिस अपने आप काम न कर रही। कभी कभी पुलिस ऐसा भी करती है, उस टाइम तो ठीक है भाई, ऊपर से वो आएगा तो थोड़ा तेजी आएगी, दबाव, पर जब पुलिस अपने आप कर रही होती है तब ऊपर से दबाव आता तो थोड़ा वो कई बार खराब भी लगता है, या पब्लिक के आंदोलन होने लगते हैं, सड़क जाम, ये जाम, वो जाम, अरे उससे तो आप पुलिस के काम को रोक रहे हो, उससे तो और उनको उनका नुकसान ही होगा। उनको फिर मैन पावर उधर लगानी पड़ेगी अपनी, सारी मैन पावर उसी में लग जाती है जी। पर मैंने लकीली जहाँ मैं एसएसपी रैंक तक रहा, तो एक बात थी कि जनता का मुझ पे भरोसा था। एक बार रुड़की में 4 मर्डर हो गए सीधे, और डकैती वाले, और ये बावरिया गैंग नहीं होते हैं जो जी, ट्राइबल जी, वो तो ब्लाइंडली मार के जाते हैं, तो उनका काम था। तो वो सुबह खबर आई, हम भी गए, देखे, एकदम सन रह गए। बहुत ही हीनियस क्राइम था, बहुत ही बड़ा क्राइम था।
तो उसमें जनता ने अपना जाम शुरू कर दिया हाईवे, दिल्ली हरिद्वार हाईवे, रुड़की के डिफेंस कॉलोनी के पास हुआ था। तो मैं समझ गया यार इसमें रहेंगे तो वर्कआउट कैसे करेंगे। मैं सीधा मौके पे गया, मैंने कहा भाई कुछ समय भी करने दो, हैं अगर आप ये सब करोगे तो फिर तो मेरी क्रेडिबिलिटी से 1 मिनट में उन्होंने हटा लिया। हमने कहा हमें टाइम, हम अपने आप टाइम की चिंता मत करिए, वी आर बिहाइंड द क्रिमिनल, पीछे लगे और हम सभी वर्कआउट होगा जब हम उन पे लगे, नहीं तो हम सारी एनर्जी यहाँ लग जाएगी, सारी फोर्स होकर जाम को खोलने में लग जाएगी। सही। तो लकीली वो तो केस हमारा 24 घंटे में वर्कआउट हो गया। अच्छा। हाँ, सारा सब कुछ सामान मिल गया A to Z। वही सर, अगर बड़े अधिकारी की राइट गाइडेंस हो तो हो जाते हैं सॉल्व। तो दबाव है, ठीक है, वैसे मैं ये नहीं कह रहा, कभी कभी मैंने देखा है कि कभी कभी पुलिस रियल में गफलत में रहती है और वो जब पब्लिक जगाती है उनको तब जागती है। वो तो होता ही है सर। एनकाउंटर्स भी किए होंगे आपने, तो जो जितने एनकाउंटर्स, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आपके नाम पे काफी सारे एनकाउंटर्स हैं, तो उसमें आप सर खुद जाके भी हैं काफी कुछ एनकाउंटर्स, उनके बारे में बताइए। देखिए ये तो हमारी पुलिस की उससे जुड़ा रहता है। सबसे ज्यादा हमने हरिद्वार से क्रिमिनल्स का सफाया किया था जब उत्तराखंड बना था, तो वेस्टर्न यूपी का माफिया, क्रिमिनल माफिया सब यहाँ सेटल होना चाह रहा था, तो वो सब का सफाया किया गया था। बट मैं अपनी ओर से जो मैंने सबसे बड़ा एनकाउंटर जिसमें खुद मैं लीड कर रहा था जिसको, वो मैंने टेररिस्ट ऑपरेशन में किया, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में रुद्रपुर में। 94 की बात है जब पंजाब का आतंकवाद जो है तराई तक फैला हुआ था, और उसमें हमने जो है 2 आतंकवादी मारे थे। AK-47 से फायरिंग हो रही थी दोनों तरफ से, और मतलब लगभग 3000 गोलियां चली थी उसमें, जिसकी न्यूज़ भी मैंने पढ़ी थी। जी सर थोड़ा उसके बारे में इलैबोरेट करिए इफ पॉसिबल। इलैबोरेट तो यही है कि वो बहुत ही मतलब खतरनाक पीरियड था। लोग बाग 5 बजे के बाद घरों से निकलते नहीं थे, और ये जिस गैंग को लीड कर रहा था उस गैंग ने लगभग 40-45 टेररिस्ट घटनाएं कर दी थी। ओके। और ओवरऑल वैसे तराई में जो 84 से 94 का पीरियड माना जाता है, यूपी की तराई जो थी, जो अब उत्तराखंड की भी है, और नैनीताल की तराई जो है, नैनीताल जिले में 10 साल में 300 लोग मारे। अच्छा। तो आतंकवाद इतना खतरनाक था, और इसलिए वो बहुत ही खतरनाक फेज था। और जब मैंने ज्वाइन किया था उस दिन भी एक टेररिस्ट एनकाउंटर हुआ था, और उसमें टेररिस्ट लोग पुलिस को ही मार के घेरा तोड़ के भाग गए थे। अच्छा। यही लोग जिनको हमने मारा। तो फाइनली इनकी तलाश करते करते 6 महीने बाद हमें गन्ने के खेत में होने की सूचना मिली, और फिर हमने कॉर्डन किया, और फिर फायरिंग शुरू। एनकाउंटर में मारे गए वो? हाँ जी, फायरिंग हुई दोनों तरफ से लंबी, जैसे 3 घंटे चली गोलियां। अच्छा। 3 घंटे बाद जाकर के हमें सफलता मिली। सर क्योंकि वो गन्ने के खेत में थे, वो अंदर थे, मतलब उनको, हमें वो थोड़ा दिख रहे थे कि वो कहाँ पड़े हुए एग्जैक्ट जी हैं, और उन्हें हम दिख रहे थे। आप समझ गए ना। आप जब खेत में छुपे होते हो तो किसी भी छोटे उसमें से देख सकते हो। वो तो देख सकते हैं। हाँ। हम में नहीं दिखेंगे जो बाहर से होंगे। राइट राइट। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे आप एनकाउंटर्स में जाते हो तो ऑब्वियसली डर लगता है, क्योंकि हमारी भी पीछे एक फैमिली है, तो डर तो लगा होगा सर कहीं ना कहीं? उस दिन तो नहीं लगा, उस दिन तो सफलता का भाव था। अच्छा। हाँ, क्योंकि 6 महीने से इसको ढूंढ रहे हो, मिल गया। पहले तो ये तो खट गए कि चलो इसको घेराबंदी कर लें। वो तो उस दिन तो ड्यूटी वाला होता कि तो हमारी ड्यूटी है बस, और मिल गया, आज तो करना है। बाद में जरूर हमें रियलाइज हुआ कि ये जो है ट्रैप हो सकता था। जो सूचना जिन्होंने दी थी ना कि वो गन्ने के खेत में है, वो भी लड़का टेररिस्ट ही था। ओके। ये लोग टोटल 4 थे, और इन्होंने 2 लोगों को रुद्रपुर भेजा था। हमेशा गन्ने के खेत में रुकते थे। अच्छा। वो क्योंकि प्रोटेक्शन है ना, वो किसी को दिखता नहीं, और उनको सब दिख जाता है। तो कि भाई आप जो है एक मोटरसाइकिल लाओ चुरा करके या किसी से छीन करके, जिससे फिर एक राइस मिलर के बेटे का किडनैप करेंगे। ओके। हाँ, और उससे 50 लाख रुपए लेंगे। सोचो 94 का 50 लाख, बहुत आज के तो 10 करोड़ से ज्यादा है पैसे की वैल्यू देखो जी। तो ये प्लान था उनका। और ये आए दोनों इसी पर्पज से आए, मोटरसाइकिल भी ले ली उन्होंने। उसके बाद उनका झगड़ा हो गया। अच्छा। हाँ, दोनों का आपस में पीपाली हो गया, जो भी किया होगा। वो
उसने किसी ने उसकी बहन पे कमेंट मार दिया एक जने की, तो जिसने मैं सूचना दी उसने उसे चाकू मार दिया कि तू मेरी बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल रहा। तो फिर वो डर गया कि मैंने एक मार दिया तो मैं वहां वापस गया तो मुझे खा जाएंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। जो मरा वो उसके ज्यादा क्लोज था गैंग लीडर के। तो उसने जो है इसलिए उसने पुलिस को हमें सूचना दी कि मुझे पता है टेररिस्ट कहाँ है। उसने सोचा मैं जिंदा नहीं बचूंगा, इस डर से वो हमारे पास उसने उनको पकड़वा अब यही बात को बाद में मैंने सोचा जी अगर ये ट्रैप होता तो हो सकता था, टेररिस्ट झूठी कहानी भी तो कर सकते हैं। तो और हम गए शुरू में तो हम 4 ही लोग गए थे। अच्छा। मैं और मेरे गनर और मेरी गाड़ी में जितने थे, एक जिप्सी में गए थे हम, तो 4 या 5 लोग गए, ड्राइवर समेत 5। उस टाइम सर रैंक क्या थी आपकी? मैं एसपी देहात था, मतलब एडिशनल एसपी रैंक होता है, एडिशनल एसपी जिले के एसएसपी के अंडर नंबर 2 था। जी जी जी। और ये तराई के ऑपरेशन देखता था। उस आई गेस 3 होंगे आपके साथ गार्ड्स? हाँ 3 गार्ड, 4th वन आप थे, चौथा मैं और एक 5वां ड्राइवर। अच्छा। तो हम लोगों ने एक और टेररिस्ट को भी उसमें बैठाया जिप्सी में। तो मेरे एक हाथ में टेररिस्ट, एक हाथ में मेरी 47 है, और बाकी तीनों को हमने घेरा डालवा दिया कि भाई कहीं से कोई फायर आए तो आप भी फायर मारो। अगर ट्रैप होता तो हम तो सारे के सारे मार जाते उस टाइम पे। और वो टेररिस्ट भी मेरी 47 छीनने का प्रयास कर सकता था। वो भी कर सकता था, है ना। तो वो उस टाइम में ख्याल ही नहीं आया, बाद में आया कि बहुत बड़ा रिस्क लिया था हमने। वो बाद में रियलाइज हुआ आपको? बाद में रियलाइज हुआ। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे कभी एनकाउंटर करने के बाद आपके दिमाग में ये फील आया रात को सोते टाइम कि यार मैंने एक आदमी को मार दिया, कुछ ऐसा? मैंने तो देखिए साफ है, क्योंकि हमने तो हमेशा हार्डकोर क्रिमिनल को ही वो किया, ठीक है, उसी को टारगेट किया है। हाँ, तो इसलिए मुझे ऐसा कोई फील नहीं आया। मैं इस तरह का एक फील मैंने एक उसकी नजरों में देखा। हमने हमेशा ह्यूमैनिटेरियन पुलिसिंग भी करी है। मैंने अपनी किताब खाकी में इंसान में मेंशन किया है जी कि एक टेररिस्ट था जो जेल से बाहर आया था, बेल पे आ गया था। तो मैं विजिट करने गया, उसको प्लान बनाया मैंने, सो दैट कि मैं समझ सकूं ना भाई, उसके साथियों के बारे में जान सकूं क्या है ना। तो मैं तो बिल्कुल नॉर्मल क्यूरियोसिटी से गया था कि कैसे लोग ऑपरेट कैसे करते हैं। और मैंने देखा उस परिवार ने सोचा एसपी साहब आ रहे हैं तो एनकाउंटर करेंगे। वो ये सोच रहा, जब वो मेरे सामने आया तो बिल्कुल कांप रहा था। तो मैं समझ नहीं पाया, तो फिर समझा कि उसकी बीवी आके मेरे पैरों में पड़ गई, माफ कर दीजिए एसपी साहब, इसको जो है आज बचा लीजिए। मैंने कहा क्यों बचाने की बात क्या है, किसको क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बचाई तो है। वो बोले नहीं पुलिस आई तो एनकाउंटर ही करेगी। मैंने कहा नहीं, हम कुछ नहीं करने, हम सिर्फ बात करने हैं आपसे, जिससे कि एक तो आप अपने घर पे हैं कि नहीं पता रहे, फिर से टेररिज्म में तो नहीं जा रहा आदमी, पता रहे, और दूसरा हमें और जानकारी मिले जी। तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं। तब उसको 15 मिनट बाद उसकी जो है ना कपी चूकी, जब उसे विश्वास हो गया कि सच में ये अच्छे पर मतलब सिर्फ बात करने आए। तो ऐसा भी है। तो हमने कभी निर्दोष को ना तो जेल भेजा अपने नॉलेज में, और एनकाउंटर की तो बात ही अलग है, कभी लाइफ में सोचा भी नहीं। जो है ना हार्डकोर क्रिमिनल्स को जो डिजर्व करते हैं ना, और जो पुलिस पे अटैक कर रहे हैं उन्हें कोई सजा मिले। वैसे सर आप एक ऐसे अधिकारी हो जिसने एनकाउंटर से साइबर एनकाउंटर्स पे आ गए और उसके बाद साइबर एनकाउंटर्स भी लिख दी। साइबर एनकाउंटर्स तो क्योंकि साइबर मुकाबला है ना, साइबर के एनकाउंटर है जी, कि वो आगे है, क्रिमिनल आगे है कि पुलिस आगे है। तो हमने यही सिद्ध करने की कोशिश की इन 13 कहानियों में कि पुलिस भी आगे हो सकती है और होती है। पर साइबर चैलेंज ये प्रॉब्लम ये है कि रोज नई टेक्निक आ रही है जी, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो नए रास्ते खोज लेते हैं। उन्होंने एआई वाले खोल दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आ गए ना, वॉइस क्लोनिंग आ गई। तो हमें मतलब लगातार हमें भी अपग्रेड करना पड़ रहा है ना, हमकी ट्रेनिंग भी बढ़ानी पड़ती है जी। तो ये एक चैलेंज आ गया, ये तो है सर। फिर भी हमने मतलब इन कहानियों में 13 की 13 कहानियों में ये है कि कैसे हर मुकाबले में एनकाउंटर का बेसिक मतलब मुकाबला होता है ना, तो चोर और सिपाही का मुकाबला है तो जी, क्रिमिनल और पुलिस का, ये तो है तो सर। उसमें कैसे पुलिस जो है उनके ऊपर भारी पड़ी जी, और कैसे हमने केस वर्कआउट किया ये दिखाने की कोशिश है जी। सर जर्नी फ्रॉम आईपीएस ऑफिसर टू ऑथर, आपने 4 बुक्स लिखी है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए मेरी पहली किताब आई थी 2009 में,
और ये जो खाकी में इंसान और इंग्लिश में ह्यूमन इन खाकी नाम से, तो ये मेरे 20 साल के अनुभवों का निचोड़ है। पुलिसिंग के जो एक्सपीरियंस हैं, अमेजन पे है दोनों भाषाओं में, और इसमें सारी मतलब जितनी हमने पुलिसिंग की है यूपी में, उत्तराखंड में, वो सब रियल लाइफ की कहानियां हैं और ह्यूमैनिटेरियन एंगल्स हैं। इसमें रेप की भी कहानियां हैं, इसमें मर्डर की भी कहानियां हैं, इसमें एक्सटोर्शन की, सुपारी किलिंग की भी कहानियां हैं, इसमें जेल में करप्शन की भी कहानियां हैं, लैंड ग्रैबिंग की भी कहानियां हैं, वो माफिया। तो वो सब कहानियों को, टेररिज्म की भी कहानी, तो कैसे हमने डील किया और कैसे जो है एक पीड़ित की मदद की, ये कुल मिलाकर के ये पूरा एसेंस है खाकी में इंसान का। और वो मेरी पहली किताब थी जो मैंने डायरी से उठाई थी, मेरी डायरी लिखता रहता था मैं। तो उसके बाद फिर कुछ किताबें मैंने जो है ना वो सिविल सर्विसेज के लिए लिखी हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो ये जितने भी सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट होते हैं, ये किताब मेरी पहली किताब थी इस टॉपिक पे, तो सब ने इसको यूज किया है, काफ़ी सुपर हिट रही है। फिर मैंने एक एथिक्स पे भी लिखी है, एथिक्स में एडीजी, और अभी अभी इंटरनेशनल रिलेशंस पे किताब आई मैग्रो हिल से। तो ये किताबें तीनों सिविल सर्विसेज के लिए हैं। ओके, ठीक है। और एक जो दूसरी किताब फिर से पुलिसिंग के अनुभव पे आई है लास्ट, वो साइबर एनकाउंटर्स। तो वो साइबर क्राइम की कहानियां है उसमें। तो ये पांचों की पांचों किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, अमेज़न फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, सब जगह मिल जाएंगी। आपको पता ही होगा साइबर एनकाउंटर्स पेंगुइन ने छापी है जी, और इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी की किताब मैग्रो हिल ने छापी है, और ह्यूमन इन खाकी जो है, खाकी में इंसान, वो नील राजकमल ने छापी है, डायमंड बुक्स ने जी। तो सब अच्छे पब्लिशर ने छापी है। और इसमें मेरे सारे अनुभव हैं, मतलब इन दोनों किताबों में, ह्यूमन इन खाकी में और साइबर एनकाउंटर्स में, पुलिसिंग की कहानियां हैं। बाकी तीनों सिविल सर्विस के तैयारियों के लिए हैं। ओके, सो सर एक ग्रीटिंग मैसेज चाहूँगा मैं आपसे बस लास्ट में, जो हमारी ऑडियंस है, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक मोटिवेशन मैसेज। मैं आर्य टॉक्स को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा इंटरव्यू और वो किया है आज, और ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए इस तरह के एफर्ट करते रहते हैं। थैंक यू सर। मेरी ओर से आपको बेस्ट विशेज, और स्टूडेंट्स को भी यही कि लाइफ में जाने कहाँ क्या क्लिक कर जाए, कभी कभी एक सिंगल सेंटेंस से बच्चे की लाइफ बदल जाती है। तो ज़रूर इस तरह की मोटिवेशनल टॉक से जो रियल लाइफ से जुड़ी हूँ, आप ज़रूर देखिए। थैंक यू सर।